हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्भित आईएएस। गर्भित आईएएस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 23 और 24 जनवरी के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले बात करते हैं जल्लीकट्टू पर। हमने आपको बताया था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इसके लिए अध्यादेश ला रहे हैं, तो वो अध्यादेश राज्यपाल ने जारी कर दिया। और जो तमिलनाडु की जनता है वो इस अध्यादेश से भी खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। तो माना जा रहा है कि अब तमिलनाडु की सरकार इस अध्यादेश को वहाँ की विधानसभा में लाएगी और इसको दोबारा से एक्ट बनाया जाएगा। तो ये इशू काफ़ी महत्वपूर्ण है इस बार प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए। और साथ में ही एनिमल क्रुएल्टी प्रोटेक्शन एक्ट, उसको भी आप अच्छे से देख लेना, वरना आगे की किसी एक आध क्लास में हम आपको करा देंगे। और एक ये लाइन इसमें एथिक्स के लिए थोड़ी काम की लगी, तो इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय सहारा की लाइन थी कि कोई भी परंपरा परिस्थिति और काल के निरपेक्ष नहीं हो सकती। समाज हमेशा अपनी परंपराओं का मूल्यांकन करता है और इसमें परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट न्यूज़ सीरिया से संबंधित थी। सीरिया वाले लेक्चर में सीरिया के बारे में डिटेल में हम आपको बता चुके हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि 6 साल के बाद में, लगभग 6 साल के बाद में, जो सीरिया की सरकार है यानी कि बशर अल असद साहब की सरकार और जो विद्रोही लड़ाकू हैं, वो 6 साल में पहली बार वार्ता करेंगे। और ये वार्ता कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में होगी। और इस बातचीत का आयोजन रूस, तुर्की और ईरान ने किया है। तो जो भी यहाँ से डेवलपमेंट होगा वो आगे देखेंगे। अमेरिका इजराइल से संबंधित एक न्यूज़ थी। आपने देखा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें इससे फ़िलिस्तीन वाले इलाके में नई बस्तियाँ बसाने के लिए मना किया गया था। और उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि अमेरिका को इसराइल के पक्ष में समर्थन करना चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और आते ही उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू को अगले माह वाशिंगटन आने का न्योता दिया है। और आप देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के बाद भी इसराइल ने पूर्वी यरूशलेम में नई बस्तियों के सैकड़ों घर बनाने की मंजूरी दी है, लेकिन फ़िलहाल उसने अभी ट्रंप से मुलाकात तक इस योजना को टाल दिया है। ट्रंप ने अपने प्रचार अभियान के दौरान इसराइल को कड़ा समर्थन देने और यरूशलेम के विवादित दर्जे के बावजूद उसे देश की राजधानी बनाने का संकल्प लिया था कि यरूशलेम को इसराइल की राजधानी बनाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ चुनाव सुधार से संबंधित थी। ये मेंस में काम आ सकती है सेकंड पेपर में। जाने माने चिंतक हैं एन गोविंदाचार्य, उन्होंने चुनाव आयोग से 3 मांगें की हैं। पहली मांग है कि धर्म और जाति के नाम पर बने सभी राजनीतिक दलों को 30 दिन के भीतर अपना नाम और चुनाव चिन्ह बदलने के लिए चुनाव आयोग द्वारा परामर्श या परिपत्र जारी किया जाए। दूसरी मांग है कि धर्म और जाति के नाम पर बने सभी राजनीतिक दल जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं, वे 1 सप्ताह के भीतर अपने नाम में चुनाव चिन्ह में बदलाव करें अथवा अपनी वेबसाइट अथवा घोषणा पत्र में यह बात स्वीकार करें कि वे किसी जाति या धर्म तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भारतीय संविधान पर उनकी पूरी आस्था है। तीसरी मांग थी कि इसके बाद में जाति, धर्म, वर्ण, भाषा इत्यादि के आधार पर किसी भी नए राजनीतिक दल का पंजीकरण नहीं किया जाए। हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें जाति, धर्म, भाषा इनके आधार पर वोट मांगने को गैरकानूनी घोषित किया था। तो उसी के बाद में ये न्यू डेवलपमेंट है कि इन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है। नेक्स्ट न्यूज़ लोकलेखा समिति से संबंधित है। जो लोकलेखा समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकलेखा समिति के सामने बुलाने का हक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, इसलिए वो एक मंत्री भी हैं। अगर लोकलेखा समिति एकमत होकर फैसला करती है और लोकसभा की स्पीकर भी उस पर सहमत होती हैं, तब हम प्रधानमंत्री को बुला सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री उन सब में एक जैसे हैं। वो कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि प्रधानमंत्री के रूप में। तो प्रीलिम्स के लिए आप ये ध्यान रख लेना कि प्रधानमंत्री को भी बुलाया जा सकता है। कब बुलाया जा सकता है? लोकलेखा समिति एकमत होकर फैसला करे और लोकसभा के स्पीकर उस पर सहमत हों। उन्होंने आगे कहा कि नियमों के मुताबिक पीएससी के पास किसी भी मामले में संबंधित मंत्री और प्रधानमंत्री को बुलाने का हक है, जबकि अधिकारियों को बुलाकर उनसे लेखा परीक्षण संबंधी साक्ष्य की मांग की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीएससी के सामने किसी भी मंत्री को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नहीं बुलाया जाता। अधिकारियों को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है और प्रधानमंत्री या मंत्री इनको अनौपचारिक बातचीत के लिए बुलाया जाता है। तो ये आप लोकलेखा समिति के बारे में देख लेना और बाकी अपनी बुक से आप अच्छे से पढ़ लेना।
ये न्यूज़ हमारे काफ़ी काम आ सकती है इस बार प्रीलिम्स के लिए आर्ट एंड कल्चर में। गणतंत्र दिवस की परेड होनी है, उसमें 17 राज्य और 6 केंद्र मंत्रालयों की झांकियाँ प्रस्तुत होंगी। तो इन झांकियों में जो जो चीज़ प्रस्तुत होती है वो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी काम की होती है और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे कि इन झांकियों में क्या क्या प्रदर्शित होने वाला है। अभी हम इसको संक्षेप में देखेंगे, जब ये झांकियाँ प्रस्तुत हो जाएंगी और ये सब चर्चा में आएगा तो उसके बाद फिर डिटेल में इनको देखेंगे। हमने ऊपर बताया 17 राज्यों की और केंद्र सरकार के 6 मंत्रालयों की। तो एक एक करके पहले देखते हैं राज्यों की। नंबर 1 ओडिशा। ओडिशा की जो झांकी है उसका नाम है डोला यात्रा। डोला यात्रा क्या है, तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है डोला यात्रा क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे कि डोला यात्रा ओडिशा का एक त्यौहार है जो होली के समान एक त्यौहार है। बाकी हमने यहाँ लिख दिया है, आप इसको पढ़ लेना। हम सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं जिससे कि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो। नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से याक डांस। तो याक डांस क्या है, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश की बौद्ध जनजातियों के महायान संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध स्वांग है। इस नृत्य में परिवार के नकाबपोश नर्तक एक जादुई पक्षी की मदद से एक याक की खोज करते हैं। याक इन जनजातियों के लिए सबसे उपयोगी बहुउद्देश्य पशु है। याक की खोज से परिवार के आंतरिक संपत्ति विवाद का समाधान होता है, ऐसी इनकी मान्यता है। तो ये सब आप ध्यान रख लेना कि जो याक डांस है वो कहाँ से संबंधित है। तो बस हो सकता है ऐसे ही पूछ लिया जाए याक डांस किस राज्य से संबंधित है, नीचे ऑप्शन दे देंगे अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, वो सब। तो उसके लिए आप ध्यान रख लेना। महाराष्ट्र की जो झांकी होगी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से संबंधित होगी। हिस्ट्री में आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। बाकी जो न्यूज़ में 2-3 बातें दी हुई थी जो प्रीलिम्स में काम आ सकती हैं वो ये है कि एक तो ये 2 न्यूज़पेपर के नाम आप ध्यान रख लेना, महरत्था और केसरी। इन नाम के समाचार पत्रों का उन्होंने प्रकाशन किया था और गणेश उत्सव और शिवजी उत्सव को उन्होंने प्रारंभ किया था। तो ये बातें आपके काम आ सकती हैं। बाकी आप जब अपनी हिस्ट्री पढ़ें तो वहाँ से देख लेना। लाई हरोपा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो मणिपुर से संबंधित है। ये मणिपुर की झांकी होगी। तो यह है क्या, ये एक प्रकार का कर्मकांड है जिसमें देवी देवताओं को खुश किया जाता है, तो उसको आप पढ़ लेना। गुजरात की झांकी कच्छ की कला और जीवन शैली से संबंधित होगी। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और लक्षद्वीप एक अन्वेषित पर्यटन स्थल, तो इसको आप पढ़ लेना। कर्नाटक का लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली का मॉडल सरकारी स्कूल दिखाया जाएगा। तो ये आपको मेंस में काम आ सकता है कि दिल्ली सरकार कैसे एजुकेशन में सुधार कर रही है और जो वहाँ के सरकारी विद्यालय हैं उनको भी मॉडल स्कूल की तरह बनाया जा रहा है। तो मेंस में ये काम आ सकता है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, ये काम आ सकता है। चंबा रुमाल किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। क्या होता है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लेना। ये स्कीम काम की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। हरियाणा की जो झांकी होगी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर होगी, तो इसको भी आप पढ़ लेना। बाकी शरद उत्सव, पश्चिमी बंगाल की जो झांकी होगी वो शरद उत्सव से संबंधित होगी। इन सब पे हम दोबारा एक बार चर्चा करेंगे डिटेल में 26 जनवरी के बाद में। तो फिलहाल तो आप थोड़ा थोड़ा इनको ध्यान रख लें। पंजाब की झांकी जागोआइयाँ, तो बस इतना ध्यान रखना कि जागोआइयाँ किस क्षेत्र से संबंधित है, तो पंजाब से संबंधित है। तमिलनाडु की झांकी काराकट्टम, तो आप ये ध्यान रखना काराकट्टम क्या है। काराकट्टम तमिलनाडु का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हो नृत्य, वहाँ 2 तरह के नृत्य पढ़ते हो, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में आप आर्ट पढ़ते हो और लोक नृत्य में बहुत सारे लोक नृत्य हैं, उनको सबको आप ना पढ़ सकते हो ना याद कर सकते हो। तो जो जो चर्चा में है, जैसे कि अब काराकट्टम चर्चा में है तो आप काराकट्टम ध्यान रखेंगे। कहाँ का लोक नृत्य है, तमिलनाडु का। ऊपर आपने देखा जागोआइयाँ, ये भी एक प्रकार का लोक नृत्य ही है। कहाँ का, पंजाब का। बाकी गोवा की झांकी गोवा की संगीत विरासत से होगी। और हाँ, इसमें ऊपर काराकट्टम वाले में आप ये ध्यान रखना, यूपीएससी कई बार ऐसे भी करता है कि उस नृत्य में अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है तो उस इंस्ट्रूमेंट पे पूछ लेता है। तो कारागम क्या है, इसको आप ध्यान रखना। कारागम नर्तक ड्रम की धुन पर सिर पर कारागम का संतुलन बनाते हुए नृत्य करते हैं। अब ये एक्चुअल में है क्या, तो जब झांकी होगी उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। बाकी गोवा, तो वहाँ संगीत विरासत को दिखाया जाएगा। होजागिरी काम आ सकता है। जो इस तरह के शब्द होते हैं, होजागिरी, काराकट्टम, जागोआइयाँ, तो इस तरह के शब्द अक्सर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछे हैं। तो होजागिरी क्या है ये आप ध्यान रख लेना, ये त्रिपुरा का एक
आदिवासी नृत्य है। बाकी जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में शीतकालीन खेल को प्रदर्शित किया था, ये काम आ सकता है। असम का कामाख्या मंदिर, इसके बारे में जो डिटेल थी ये सब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की न्यूज़ है जो हम आपको बता रहे हैं। और प्रेस इन्फॉर्मेशन इज़ अ वेरी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म, तो इनको आप ध्यान से देख लेना, इसमें पढ़ लेना कि जो कामाख्या मंदिर है वो नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर में पूजा के लिए कोई छवि या मूर्ति नहीं है, इसलिए कामाख्या मंदिर अन्य मंदिरों से अलग है। तो ये तो हो गए 17 राज्य। हमने आपको ऊपर बताया था कि 17 राज्यों की और 6 केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियाँ दिखाई जाएंगी। इन 17 में 6-7 झांकियाँ आपके काफ़ी काम की हैं। अब देखते हैं 6 मंत्रालयों की। तो 6 मंत्रालयों में उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की झांकी वस्तु एवं सेवा कर पे होगी। इस पे तो हम आपको एक पूरा टॉपिक वाइज लेक्चर ही प्रोवाइड करा चुके हैं, तो उसमें आप इसको देख लेना। बाकी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की खादी भारत पर होगी। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय सभी के लिए आवास योजना, ये भी शायद हम आपको बता चुके हैं कि सभी के लिए आवास योजना, इसके 2 घटक हैं, सभी के लिए आवास शहरी और सभी के लिए आवास योजना ग्रामीण। तो ये भी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है इस बार के लिए। कुछ जो इसके लक्ष्य हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख लेना कि वर्ष 2022 तक हर भारतीय के लिए पक्के मकान की परिकल्पना की गई है। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद से संबंधित एक झांकी होगी। एक झांकी CPWD हरित भारत स्वच्छ भारत से संबंधित होगी और एक कौशल विकास मंत्रालय की झांकी होगी, कौशल विकास के माध्यम से बदलता भारत। बाकी इन सब झांकियों पे हम 26 जनवरी के बाद फिर से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब हम मिलते हैं 24 जनवरी के करंट अफेयर्स में। गर्भिताई से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।